सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं टेक्स्ट बुक मेगा लाइव टेस्ट जो अभी अभी आया हुआ है, जो कि 3 जनवरी, 4 जनवरी और 5 जनवरी को लाइव रहेगा। तो मैं उसका आज इसमें वीडियो सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के। अगर आप लोगों ने लाइव टेस्ट नहीं लगाया तो पहले जाके लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करो, उसके बाद आप आके इस वीडियो को देख सकते हो कि आपका कौन सा क्वेश्चन नहीं बना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये मेरे मैथमेटिक्स में मार्क्स हैं कुछ कुछ एग्जाम्स का जो मैंने दिया है, ठीक है। तो बिना वक्त गवाए हुए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस टेस्ट का सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इसमें कहा गया है द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन इज 62,000, ठीक है। सी ऑल्सो अर्न्स ₹6,000 एक्स्ट्रा per month over time for 3 months. Find the correct monthly income of the person, ठीक है। तो क्वेश्चन देखने में तो काफी आसान लग रहा है, बट इसमें एक चीज की कमी है कि ये जो हम लोग 62,000 रुपया पर महीने का जो एवरेज सैलरी है, ये कितने महीनों तक लिया जाए, मतलब इसमें टाइमिंग जो होना चाहिए, टाइम वो मिसिंग है, टाइम नहीं दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी मंथली इनकम वाला आ जाए, मंथली सैलरी वाला आ जाए, तो टाइम आपको 1 ईयर लेना है। क्या लेना है टाइम आपको? 1 ईयर। 1 ईयर मीन्स 12 मंथ्स। क्या लेना है? 12 मंथ्स। अब मान लो 62,000 रुपया पर मंथ एवरेज सैलरी है, तो पूरे एक साल का सैलरी कितना होगा? तो 62,000 इंटू 12, राइट, प्लस। अब देखो, इन्हीं 12 महीने में से 3 ऐसा महीना था, ठीक है। 3 महीना ऐसा था जिसमें कि पर महीने वो 6,000 रुपया एक्स्ट्रा कमाते हैं, जो भी पर्सन का है ये। तो उस 3 महीने में टोटल कितना अर्निंग हुआ इसका? इतना, 3 into 6,000। तो ये जो मैंने ऊपर पूरा निकाला है, ये क्या निकला? पूरे एक साल में उस बंदे का टोटल अर्निंग, बंदा या बंदी जो भी है, सी लिखा हुआ है, तो ये टोटल अर्निंग हो गया पूरे एक साल का उस व्यक्ति का, ठीक है। अब पूछ रहा है फाइंड द करेक्ट मंथली इनकम ऑफ दैट पर्सन। तो मंथली इनकम निकालना तो फिर 12 से डिवाइड दे देंगे। अब देखो, मैंने जानबूझ करके मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि कभी कभी मल्टीप्लाई करने से क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। देखो, अब मैं अलग अलग डिवाइड दूंगा। जब मैं इसको इससे डिवाइड दूंगा तो ये तो 62,000 ऐसे आ जाएगा, प्लस फिर मैं जब इसको इससे डिवाइड दूंगा तो देखो, इससे 12 से सीधे मैं इसको काट सकता हूँ ना 5 पार्ट में। 500 दिया, 1500 इधर हो गया। तो ये कितना हो गया? देखो, 0,0536, 63,500 हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। जितने भी क्वेश्चंस में स्टार लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा क्वेश्चन है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको ट्रिक्स या कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस भी अच्छे हैं, बट वो ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन में कहा गया है एम इन्वेस्ट ₹20,000 मोर देन एन। एम और एन दोनों ने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया है। एम का जो इन्वेस्टमेंट है वो 20,000 रुपया ज्यादा है। किससे? एन से। किससे ज्यादा है? एन से। व्हाट वुड बी द इन्वेस्टमेंट मेड बाय एम? एम के द्वारा कितना इन्वेस्ट किया गया इफ द प्रॉफिट्स एक्रूड टू बोथ इज सेम? दोनों को प्रॉफिट सेम हुआ, कंसीडरिंग दैट एम एंड एन इन्वेस्टेड फॉर 8 मंथ्स एंड अ ईयर रिस्पेक्टिवली। चलिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, इन्वेस्टमेंट का रेशियो इनटू टाइम का रेशियो जो होता है वो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होता है, राइट। ये आप लोग जानते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है बोथ इज सेम। देखो, प्रॉफिट एक्र्ड टू बोथ इज सेम, मतलब दोनों के अर्जित लाभ क्या है? बराबर है। तो प्रॉफिट जो है वो क्या हो गया? सेम हो गया, मतलब ये कांस्टेंट हो गया। ये क्या हो गया? कांस्टेंट। अगर प्रॉफिट कांस्टेंट होगा तो इन्वेस्टमेंट और टाइम ये दोनों क्या होगा? एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन। तो टाइम का रेशियो दिया हुआ है, देखो यहाँ मैं टाइम लिखता हूँ, यहाँ एम और यहाँ एन। टाइम देखो, एम कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया? 8 महीने के लिए। एन ने 1 साल। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। अगर ये रेशियो निकालोगे तो ये 4 से काटोगे तो 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो रेशियो हो गया 2:3। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा इसका? 3:2, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया है एम का जो इन्वेस्टमेंट है ना, एन से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो 20,000 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 20,000। और 3 में से 2 अगर घटाएंगे तो 1 यूनिट आया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 20,000 रुपया है। तो एम का इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, तो एम का जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60,000। आई होप ये आप लोग को क्लियर होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं।
द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड द नंबर इतना 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 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। जैसा जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे तो आप लोगों को समझ जाना है कि हमें इन तीनों का एचसीएफ चाहिए, मतलब वो बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए हमें, जिससे इसको इसको और इसको डिवाइड देने पे या तो रिमाइंडर आए ही नहीं, या तो रिमाइंडर क्या आ जाए, सेम रिमाइंडर आ जाए। सेम रिमाइंडर का मतलब यार नंबर तो दिया नहीं 1 2 3 4, सेम रिमाइंडर हम लोग जीरो भी तो मान सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, इन तीनों का एचसीएफ। अब 3 नंबर का जब एचसीएफ निकालना हो ना, तो तीनों का एचसीएफ निकालने से अच्छा है कि पहले इन तीनों में एक दूसरे का डिफरेंस निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, डिफरेंस। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालता हूँ तो 7 में से 3 गया 4, 9 में से 4 गया 5, और 14 में से 7 गया 7, और 6 में से 4 गया 2। 2 7 5 4 घटाए से ही ना, 7 में से 3 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 14 में से 7 गया 7, और 6 में से 4 गया 2। अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूँ तो 11 में से 7 गया 4, फिर बचा 1, 11 में से 9 गया 2, फिर यहाँ 6 बचा, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ 1। तो जो इसका और इसका जो एचसीएफ होगा वही इन तीनों का एचसीएफ होगा। ठीक है। अब इसका एचसीएफ या तो हम लोग फैक्टराइज करके निकाल ले या डिवीजन मेथड से। तो कभी कभी डिवीजन मेथड भी जो है ना इजी ही होता है, तो उसी से मैं निकाल लेता हूँ। 27 54, 12 दूना 24, 12 3 36 होता है, 2 बार में लगेगा। ठीक है। तो 24 दूना 48, मतलब 2448 हो गया ये। घटाते हैं, 14 में से 6 गया, 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, और ये कट गया, और यहाँ आ गया 12 से 24। 3 चौके 12 होता है ना, 4 बार में लगाओ, 4 4 बाकी 2, ये तो कट गया। मतलब इन दो नंबर का जो एचसीएफ आया वो क्या आ गया, 306। तो 306 ही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे हम लोग। राम सोल्ड द काउ एट ए लॉस ऑफ 12%। ठीक है। If he sold the cow for rupees इतना more, he would have gained 12%. Then if he sells the cow for इतना, what percent of profit will he get? देखो, राम जो है ना एक गाय को बेचता है 12% लॉस पे। 12% लॉस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, -12% लिख सकते हैं। क्योंकि लॉस हो रहा है तो माइनस लगा दिए। बोल रहा है अगर इफ ही सोल्ड द काउ फॉर इतना मोर, अगर जितना में भी बेच रहा है ये जो प्राइस है, इससे अगर वो 7,680 ज्यादा में बेचता, ठीक है, ज्यादा में बेचता, तो उसको 12% का प्रॉफिट हो जाता। 12% का प्रॉफिट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, +12%। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है, देखो कि ये +12% और ये -12% का डिफरेंस कितना होगा, 7680। तो अगर इसमें इसको घटाओगे ना तो ये कितना आ जाएगा, 24%। कितना आ जाएगा, 24%। तो 24% का जो वैल्यू है वो है 7680। 24 से काटो, 24 तिया 72, 24 दूना 48, 320। तो 100% का वैल्यू कितना हो गया, तो 32,000। तो 32,000 जो है हमारा वो सीपी हो गया। ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब बोल रहा है इफ ही सेल्स द काउ फॉर 37,760, कितना, 37,000, व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट विल ही गेट। तो 37,760 हमारा एसपी, क्या है हमारा एसपी। एक जीरो से एक जीरो काट दो। अब प्रॉफिट निकाल लेते हैं, घटाओ, 6 में से 0 गया 6, 7 में से 0 गया 7, फिर 7 में से 2 गया 5, 576, और नीचे बचा 3200। इंटू 100% करेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो 0 से 0 कट ही गया, 8 चौके 32, 16 से काट दो, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 9, 16 चौके 96, 2 से काटोगे तो 18। तो 18% का क्या होगा, प्रॉफिट। आई होप ये क्लियर होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 480 पर्सन वर्किंग 10 hours per day complete 1/4 of a work in 10 days. How many additional person are to be employed in order to complete the remaining work in 20 days working 8 hour per day? इसमें एक ही फॉर्मूला लगता है, देखो, MDH/W, मतलब M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। M मतलब हो गया नंबर ऑफ मैन, D मतलब हो गया डेज, H मतलब हो गया घंटा टाइम, और W मतलब हो गया वर्क। अब देखो 480 आदमी था पहले, इंटू डे, डे वर्क इन 10 days, डे भी 10 दिया हुआ है, टाइम भी 10 घंटा दिया हुआ है,
और वर्क जो है 1/4 है, 1/4 वर्क को हम लिख सकते हैं 1/4, कोई दिक्कत नहीं आता है, बराबर। फिर से M2 की जगह पे हम लोग कुछ नहीं रख के x मान लेते हैं इनटू, यहाँ पे देखो डे कितना दिया है, रिमेनिंग जो भी वर्क है हमारा रिमेनिंग उसको 20 दिन में खत्म करना है, तो डे 20 हो गया। कितना दिन पर डे, 8 घंटा काम करना है, तो घंटे की जगह पे 8 रखेंगे। और रिमेनिंग वर्क 1/4 वर्क हो गया तो 3/4 वर्क बचा, राइट। 1/4 वर्क हो गया तो 3/4 बचा ना। देखो यहाँ से 4 से 4 भी काट ही सकते हो आप लोग, ठीक है। और देखो यहाँ से 0 से 0 काट सकते हो कि नहीं, काट दिए। फिर देखो 8 दूना 16, 16 इधर है और 16 से ये 30 बार में कटेगा कि नहीं, 8 दूना 16, ये 30 बार में कट गया। तो यहाँ देखो 30 गुना 10 300, और 300 गुना 3 भी तो होगा, 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 900। तो 480 आदमी तो पहले से काम कर ही रहा था ना, तो पूछा है हाउ मेनी एडिशनल पर्सन, अलग से और कितना आदमी लाना पड़ेगा, तो पहले वाला 480 आदमी घटा दो, 0 2 और 4, तो 420 एडिशनल आदमी लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। अ क्रिकेटर एवरेज 28 रन्स पर इनिंग फॉर 26 इनिंग्स, ठीक है। If he makes a total 272 runs in his next 5 innings, by how much will his average increase? देखो इसको मैं पहले शॉर्टकट से बताता हूँ, ठीक है। देखो 28 28 28 इस तरह से करते करते 26 इनिंग तक उसका एवरेज क्या था, 28। तो मान लेंगे हर एक 26 इनिंग्स जो है, हर एक इनिंग में वो 28 इस तरह से बनाया, ठीक है। बाद में वो क्या करता है, 272 रन और बनाते हैं। मान लो 5 और इनिंग खेले ना, नेक्स्ट 5 इनिंग में भी मान लेते हैं वो 28 बनाए। जस्ट इमेजिन, ऐसा हम लोग लेट कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर इन नेक्स्ट पांचों इनिंग में वो अगर 28 बनाता तो एक्स्ट्रा कितना रन बनते, 28 गुना 5, 8 पंजे 14, 140 रन और बन जाता, राइट। तो लेकिन बनाया हो कितना, 272 रन। तो 272 में 140 अगर मैं घटाता हूँ तो 2 3 1, 132 रन और भी अभी एक्स्ट्रा बाकी है। तो मैंने क्या किए, इस 272 में से 140 रन उठा करके इस 26 5 31 इनिंग में सबको क्या किए, इक्वेट कर दिए। अभी तक यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो इस 31 इनिंग में टोटल 31 इनिंग्स में उसका एवरेज कितना है, 28। लेकिन अब जो ये 132 रन बचे हुए हैं ये भी इक्वली अब डिस्ट्रीब्यूट होंगे सब में। एवरेज का मतलब तो यही होता है ना, सबको हम लोग बराबर कर दें। तो अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 132 में हम लोग क्या करेंगे, 31 से डिवाइड दे देंगे। देखते हैं कितना आता है। 30 चौके 120 होता है ना, 4 और 4 तिया 12, 124, 12 में 4 गया 8, कट गया। पॉइंट देंगे 0 आ जाएगा, 30 तिया 90 हो जाता है, 2 ही लगेगा। तो 4.2 समथिंग आ रहा है, 4.2 इसी में है यहाँ पे। तो पूछ रहा है हाउ मच विल हिज एवरेज इंक्रीज। तो ऐसा करने पे एवरेज कितने से इंक्रीज कर जाएगा, 4.258, क्योंकि पहले का एवरेज 28 था, बाद का एवरेज 28 से एक्स्ट्रा इतना बढ़ गया 4.2। आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, अदरवाइज आप लोग बेसिक मेथड से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो सहेलियां अम्मू और बीनू के पास कुछ कैंडीज थी, ठीक है। उनमें से एक के पास दूसरे से 10 कैंडीज अधिक थी। अच्छा, लास्ट में पूछ कह रहा है प्रत्येक के पास कितनी कैंडीज थी। देखो यहाँ से हम लोग इसको, यहाँ मैंने पहले लिख दिया, ऑप्शन एलिमिनेशन से करेंगे हम लोग इसे। उनमें से एक के पास दूसरे से 10 कैंडीज अधिक थी। 30 और 20 का डिफरेंस तो 20 होता है, यहाँ तो पहले हट गया क्योंकि दोनों का डिफरेंस 10 होना चाहिए। 20 और 40 का डिफरेंस तो 10 होता है, ये भी छट गया। यहाँ डिफरेंस 10 है, यहाँ डिफरेंस 10 है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कह रहा है अम्मू के पास मौजूद कैंडी, अम्मू पास के मौजूद कैंडी उसके पास मौजूद, अरे इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी गड़बड़ लिखा हुआ है। वन ऑफ देम, ठीक है। द कैंडीज दैट अम्मू हैड, अम्मू के पास जितनी कैंडीज थी, 60% ऑफ द टोटल कैंडीज। मान लो टोटल कैंडीज 100% है, तो अम्मू के पास कितनी कैंडीज थी, 60%। तो बीनू के पास कितना परसेंट होगा टोटल कैंडीज का, 40%। अब इसका रेशियो अगर मैं देखूं, 20 या 60, 20 40, 3 और 2 का रेशियो होना चाहिए ना। 3 और 2 का रेशियो कहाँ है, देखो तो यहाँ है, ये तो हट गया। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ज्यादा भारी नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। देखो, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम कैन सेल ऑल द आउटपुट मेड बाय हिम एट ए सेलिंग प्राइस ऑफ 80 पर आइटम, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ, देखो एक मैन्युफैक्चरर है
कोई कंपनी है बड़ी ऐसी, वो छोटी छोटी चीजें बनाता है, ठीक है। तो जो भी एक आर्टिकल बनता है ना, उसको वो 80 रुपए में मार्केट में बेचता है। कितने में बेचता है? 80 रुपए में। क्लियर है? तो ये सेलिंग प्राइस हो गया कितने आर्टिकल का? 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो गया, राइट। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच आर्टिकल इज 60। एक आर्टिकल को बनाने में जो लेबर चार्ज मटेरियल लगता है वो कितने का लगता है? 60 रुपीज लगता है, ठीक है। साथ ही साथ एडिशनल 5,000 रुपया पर वीक लगता है टू ऑपरेट द प्लांट। अब बड़ी सी कंपनी है तो वहाँ बिजली लगता है, अलग से तेल वगैरह सब लगता है, ठीक है। भाड़ा लगता है, तो उसमें उसको 5,000 रुपया पर वीक का खर्चा आता है, ठीक है। पूछ रहा है हाउ मेनी यूनिट्स शुड ही प्रोड्यूस एंड सेल टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 15,000 पर वीक। कम से कम कितना होना चाहिए? 15,000 पर वीक का उसको क्या होना चाहिए? फायदा होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि वो एक वीक में एक्स पीस आर्टिकल बनाता है। कितना पीस आर्टिकल बनाता है? एक्स पीस। और थोड़ा हम जनरल बिजनेस समझते हैं क्या होता है। मान लो आपका जो भी मैन्युफैक्चर चार्ज हो गया आर्टिकल्स का, साथ ही साथ वहाँ का भाड़ा, बिजली भाड़ा, जो भी खर्च है, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं ना सीपी। क्या लिख सकते हैं? सीपी। और इसमें अगर मैं प्रॉफिट जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? प्रॉफिट। सीपी में अगर प्रॉफिट में जोड़ दूं तो ये किसके बराबर हो जाता है? सेलिंग प्राइस, एसपी के बराबर। यही तो हम लोग सिंपल पढ़े हैं ना। तो प्रॉफिट तो सब समझ रहे हो, सेलिंग प्राइस सब समझ रहे हो, लेकिन इस सीपी में क्या है कि इस आर्टिकल को बनाने के खर्च के साथ साथ वहाँ का भाड़ा जो है वो भी इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा, ठीक है। लेबर चार्ज है वो भी इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। जो आर्टिकल्स को बनाने में खर्चा है वो भी इंक्लूड होगा, तो इसी को क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी पे हम लोग फॉलो करेंगे। अब एक्स पीस आर्टिकल बनाया जा रहा है। एक आर्टिकल को बनाने में खर्च कितना आ रहा है? 60। तो एक्स पीस आर्टिकल को बनाने में कितना खर्च आएगा? 60x। अब इसमें साथ ही साथ इस सीपी में हम लोग क्या जोड़ देंगे? प्रॉफिट भी तो सीपी में हम लोग क्या जोड़ेंगे? सीपी में जोड़ेंगे, हाँ सीपी भी पूरा नहीं हुआ है। ये 60x तो आर्टिकल का आ गया, साथ साथ 5,000 रुपये पर वीक ऑपरेट करने में भी खर्च हो रहा है, तो यहाँ 5,000 ये भी जोड़ दिए। तो ये जो यहाँ से यहाँ आया ना, ये टोटल सीपी आया। अब इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे? प्रॉफिट 15,000 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? प्रॉफिट 15,000। तो प्रॉफिट भी जोड़ दिए सीपी में, तो हमारे पास क्या आ गया? एसपी। एसपी कैसे निकालेंगे? एक पीस को 80 में बेचा जा रहा है, तो एक्स पीस को कितने में बेचा जाएगा? 80x। सिंपल। अब 60x को इधर भेज दो और इधर 20,000 हो गया, तो 20,000 बराबर 20x। तो x बराबर कितना आ गया भाई? सॉरी 20,000 था ना, तो x बराबर हो गया 1,000। तो कम से कम उसे 1,000 आर्टिकल बेचना होगा जिससे कि उसे 15,000 पर वीक का फायदा हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What will be the compound interest on a sum of rupees 7,000 for 3 years at the rate of 10% per annum? जब भी 10 पर, देखो इसको मैं पहले शॉर्टकट में बना देता हूँ, बाद में उसको आप लॉन्ग में बना लेना। रेट हमारा 10% है। रेट अगर 10% हो, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का केस हो, ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल 1,000 होता है ना, तो अमाउंट जो होता है वो 1,331 होता है। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो कितना होता है? 331। अब इसे पूछा क्या गया? व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट? 331 यूनिट का वैल्यू पूछा गया है। प्रिंसिपल दिया है 1,000, तो 1,000 यूनिट जो है वो अभी 7,000 यूनिट के बराबर है। 30 से 30 कट गया। अब 331 यूनिट जो होगा किसके बराबर होगा? 7 × 331। तो 7 का 7, 7 इक्कीस के 1, बाकी 2, 7 इक्कीस 2, 23, 23 तो 17 हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम्म A train 525 meter long running at a speed of 103 km per hour overtakes another train which is 425 meters long running at a speed of 73 km per hour in the same direction. Find the time taken by the faster train to overtake the slower train. ठीक है। दोनों जो ट्रेन है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक ट्रेन है जो ऐसे जा रहा है, दूसरा ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में आके इसको ओवरटेक करता है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में जब भी जाता है तो रिलेटिव स्पीड जो होता है वो डिफरेंस ऑफ स्पीड होता है। क्या होता है? डिफरेंस ऑफ स्पीड्स ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड है, स्पीड हम लोग यहाँ लिखेंगे। 103 में से अगर 73 में घटाऊं तो कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, इनटू ये हमारा स्पीड हो गया।
और हमें टाइम तो निकालना है, तो यहाँ टी दे देते हैं। स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। और ऐसे केस में जब भी ट्रेन वाला हो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा हो, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में, तो हम लोग टोटल डिस्टेंस जो लेते हैं दोनों ट्रेन के लेंथ का सम होता है। तो 525 प्लस 425 मतलब हो गया 950। कितना हो गया, 950। तो देखो ये 0 से 0 कट गया, कट गया। 3 से ये 6 बार में कट गया नीचे। अब 5 से इसको काट दो 19 बार में, 19 छके 114, मतलब 114 सेकेंड में उसको ओवरटेक कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पी एन क्यू कंप्लीट ए वर्क इन 14 एंड 21 डेज में। तो 21 14 का एलसीएम तो 42, 14 तिया 42, 21 दूना 42। दे स्टार्ट डूइंग द वर्क बट आफ्टर 4 डेज पी हैड टू लीव एंड क्यू अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। चलो इसको मैं वर्क लाइन ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ, वर्क लाइन। यहाँ पे दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया, बट इस केस पे पी जो है वो भाग जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक दोनों मिलके काम किया ना, दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो गया, 5। और कितने दिन तक काम किया यहाँ पे, 4 दिन। तो वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी है 5, टाइम है 4, 5 जो के 20 काम। अब टोटल 42 काम में से 20 काम हो गया, तो बचा कितना काम भाई, 22 काम। अब इस 22 काम को कौन करेगा, 22 काम को क्यू कर रहा है। कौन कर रहा है, क्यू। यहाँ पे पी प्लस क्यू दोनों था, अब यहाँ पे कौन कर रहा है, क्यू कर रहा है। तो क्यू का इफिशियंसी क्या है, 2। अब इफिशियंसी 2 है, वर्क मालूम है, इफिशियंसी मालूम है, टाइम नहीं निकल जाएगा। तो वर्क है हमारा 22 और इफिशियंसी हमारा 2। तो टाइम कितना निकल गया, 11 दिन। तो द होल वर्क पूछ रहा है, द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। तो इधर लगा हमको 11 दिन, इधर 4 दिन तो था ही, 11 4 15 दिन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें देखते हैं, मिस्टर शुभम स्टार्टेड अ बिजनेस विथ ₹20,000। शुभम जो है वो 20,000 रुपया से एक बिजनेस स्टार्ट करता है। एंड करण ज्वाइंड मिस्टर शुभम आफ्टर 1 ईयर एंड इन्वेस्टेड 40,000। इन्वेस्टेड 40,000। आफ्टर 2 years सिंस द स्टार्ट ऑफ बिजनेस दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना 45,000। व्हाट विल बी मिस्टर करण शेयर इन द प्रॉफिट। देखो ये इन्वेस्टमेंट है हमारा। इन्वेस्टमेंट को अगर निकालना है तो अगर इस दोनों का रेशियो निकालो, सिंपल हो जाएगा। तो ये आ गया 1:2 का। इसका कितना रेशियो आया, 1:2। ये इन्वेस्टमेंट का आया। टाइम का रेशियो मालूम है ना, तो ये स्टार्टिंग से बिजनेस कर रहा था, मतलब ये 24 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और ये 12 महीने के लिए, क्योंकि 1 साल के बाद आया। तो यहाँ का रेशियो क्या है, 2:1। अब अगर मैं प्रॉफिट का रेशियो निकालूं तो प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो अगर 2:1 करा तो मैंने 2 आया, यहाँ भी 2:1 करा तो 2 आया, मतलब रेशियो आ गया 1:1, मतलब आधा आधा दोनों में बढ़ जाएगा। तो इसका आधा क्या होता है, 2250 दोनों का प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रेशियो ऑफ इफिशियंसीज ऑफ ए बी सी इज 4:5:3। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 25 days। ए एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 35% ऑफ द वर्क इन व्हाट डेज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम। अब देखो तीनों, दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 25 days, वर्किंग टुगेदर तीनों मिलके कर रहा है ना। तो ये कंबाइंड 25 दिन जो दिया है तीनों का दिया हुआ, तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। 5 4 9 3 12। तो वर्क बराबर हो गया 12 गुना 25। मल्टीप्लाई नहीं करके ऐसे ही रहने देना। ठीक है, बाद में सॉल्व करने में आसान होता है, नहीं तो 10 बार मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, ये होता रहेगा। अब कह रहा है ए और सी टुगेदर विल कंप्लीट 35% ऑफ द वर्क। अब इसी वर्क का 35% जो है काम, इसको कौन कर रहा है, ए और सी मिलके कर रहा है। तो ए और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, देखो 4 3 7, 4 3 कितना होगा 7। तो ये वर्क हमें मालूम है, इफिशियंसी मालूम है, तो क्या निकल जाएगा, टाइम। तो ये पूरा वर्क जो है टोटल वर्क का 35%, इस काम को 4 3 7 इफिशियंसी से कितने दिनों में किया जा सकता है, यही पूछा गया है। 7 5 35, 25 चौके 100 और 4 तिया 12, 5 तिया 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। A sum of money is to be distributed among A, B, C, D in the ratio this. If C gets 500 rupees more than D, तो देखो C और D के रेशियो का डिफरेंस यहाँ कितना है, 2 यूनिट। तो इस 2 यूनिट को हम लोग 500 के बराबर लिख सकते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 250।
पूछा क्या है, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ बी। बी कितना यूनिट है, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 × 5 = 125, मतलब 1250, तो 1250। नेक्स्ट पे आओ। If a man cycles for 2 hours at a speed of 50 km/h and for the next 4 hours at a speed of 40 km/h, what will be the average speed? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए पहले ये वाला केस में डिस्टेंस निकालते हैं। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है भाई, डिस्टेंस। तो 50 गुना 100 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस, प्लस फिर अगले 4 घंटे वो 40 की स्पीड से चला तो 160 किलोमीटर इधर हो गया, तो टोटल डिस्टेंस आए। टोटल टाइम कितना होगा, 2 घंटा यहाँ 4 घंटा यहाँ, 4 2 6 घंटा, तो 260 बाय 6, 6 4 के 24, छतरी का 18, 43 पॉइंट समथिंग कहाँ लिखा है, पूरा डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, 43 पॉइंट इतना आंसर आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। मोहन सोल्ड एन आइटम फॉर रुपीज इतना एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 25%। मतलब किसी चीज के सीपी का 75% का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 8400। कोई दिक्कत यहाँ तक। मोहन सोल्ड एन आइटम फॉर इतना एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 25%, तो सीपी का 75% हो जाएगा क्योंकि 25% का लॉस हो रहा है, तो वो इतना दिया हुआ है। तो इसको मैं 3/4 डायरेक्टली लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको काटूं, 3 से कितना बार में कटा, 3 दूना 6, 3 8 24, 28 चौके कितना होता है भाई, डबल जीरो, 8 चौके 32 की 2 बाकी 3, 4 दूना 8 3 11, 11,200 हमारा क्या आ गया, ये सीपी आ गया। क्या आ गया, सीपी। पूछ रहा है एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड द एटम टू हैव ए गेन ऑफ 40%। तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा, इतना का 140%। 140% को 14/10 लिख लो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यूनिट डिजिट जीरो आ जाना चाहिए। 14 दूना 28 के 8, 08 देखो लास्ट में कहाँ है, 08 लास्ट में यहाँ है, तो यही हमारा आंसर होगा। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसको देखते हैं, 5 के 20 4, 24/5 प्लस 15 दूना 30 1, 31/15 माइनस 27/5 बराबर 11/5। डिवाइड है, डिवाइड को अगर मैं गुना में चेंज कर दूं तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू के, ऐसे रहने दो। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब जगह बेस सेम कर लेते हैं। देखो 5 है, इसको 15 बनाते हैं, क्योंकि यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 5 है, इसको 15 बनाएंगे। तो अगर 15 बनाऊंगा तो ऊपर नीचे 3 से गुना करना पड़ेगा ना, तो ये हो गया 15, ये हो गया 72, ये क्या हो गया 24 दिया 72, इसको हटा दो। ठीक है, यहाँ 15 तो पहले से, यहाँ भी 15 बनाते हैं, 15 27 दिया क्या होता है भाई 81, कितना होता है 81। ठीक है, यहाँ 5 दिया 15 तो है ही, ऊपर 11। अब क्या कर सकते हैं, इस 15 को और 5 दिया 15 को काट सकते हैं, इधर से कॉमन लेके। इधर क्या हो गया 72 और 31 होता है 7 3 10, 103 माइनस 81 बराबर 11 के। घटाओ तो यहाँ आ जाएगा 22, 22/11, मतलब 2 आंसर हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। In a company, a piece of work can be completed in 4 days, 6 days, and 18 days alone by R H T, respectively. In how many days will the work be completed if they work together? सिंपल है, 4 6 18 का पहले एलसीएम देखो कितना हो जाएगा। देखो 18 और 6 का एलसीएम तो 18 होता है, फिर 18 और 4 का एलसीएम देखा जाए तो 36 हो जाएगा। तो 4 9 36, 6 6 के 36, 18 दूना 36, 36 काम को तीनों मिलके लगभग कितने दिन में कर लेगा, 9 6 15 2 17, 17 दूना 34, बचा 2 0, 17 एकम 17, 3 17 एकम 17, 2.1, 2.1 कहाँ है, देखो 2.1 हमारा यहाँ है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। फ्रॉम ए क्यूब हुज एज इज 25 सेंटीमीटर, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ एज 5 सेंटीमीटर ईच कैन बी बिल्ड, कैन बी कट। तो इजी तो है, तो यहाँ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यू साइड क्यू, तो इसका साइड क्यू बटे इसका साइड क्यू, मतलब 25/5 का होल क्यू, मतलब 5 का क्यू, मतलब 125। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ए कैन मेक इट डिवाइडर इन 20 days while B can make in 50 days. If they work together and get इतना रुपया, then find the share of B। देखो वेजेस का जो रेशियो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके इफिशियंसी के, या फिर वर्क के, या फिर वर्क के। क्योंकि दोनों समान दिन के लिए काम कर रहा है, मतलब एक साथ मिलके काम कर रहा है। ठीक है,
इफ दे वर्क टुगेदर, ठीक है, इसका मतलब यहाँ इफिशियंसी से भी काम चल जाएगा। देखो टाइम का रेशियो क्या दिया हुआ है, 20:50 है, तो इफिशियंसी का रेशियो जस्ट इसका क्या होगा, उल्टा होगा, मतलब 5:2। तो वेजेस का भी रेशियो यही हो जाएगा 5:2। तो शेयर ऑफ बी पूछा है, तो बी का शेयर 2 है, कितने में, 7 में, और यहाँ कितना है 35। 7 बचे 35, 5 दूना 10, मतलब 1000 रुपया मिलेगा बी को। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो यहाँ पे जब भी एक्सपोनेंट का ऐसा क्वेश्चन आवे तो बेस को या फिर पावर को सेम बनाने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ बेस हम लोग देख रहे हैं सेम बन सकता है, तो ये 3/5 टू दी पावर 3p-2 ऐसे रहने देते हैं। इसको बना लेते हैं 3/5, तो इसको 3/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 8 से गुना होकर 16 हो जाएगा। तो 3/5 टू दी पावर 16 इंटू 3/5 टू दी पावर -3। अब बेस सेम तो पावर ऐड होता है, लेकिन अगर मैं इस दोनों पावर को ऐड करूं तो ये अपने आप क्या हो जाएगा भाई, ये अपने आप घट जाएगा। 16 में से 3 गया, कितना हो गया, 13। अब जब दो एक्सपोनेंट आपस में इक्वल हो, बेस सेम हो, तो पावर भी क्या होता है, सेम होता है। 3p-2 बराबर 13, 3p बराबर 15, तो p बराबर क्या आ गया, 5। तो पूछ रहा है 2p+1 का वैल्यू कितना होगा। 2p+1 मतलब 2 इंटू 5+1 11। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। The length of a train is 200 meter. If the speed of train is 15 meter per second, then how much time will it take to cross a bridge 520 meter long? ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है 200 मीटर, और ब्रिज का लेंथ कितना है 520। तो टोटल लेंथ निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, मतलब हो गया ये 720। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन दिया है 15 मीटर पर सेकेंड, और टाइम निकालना ही हम लोग को इन सेकेंड्स। तो काट दो भाई, 15 चौके 60, चार चार तो एक ही जगह दिख रहा है, 48 आंसर आएगा। 15 चौके 60, 12, 15 8 120, तो 48 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। a+b बराबर 7 है, a-b बराबर 1 है, aq+bq निकालना है। तो यहाँ से तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है, 4 + 3 7, और 4 - 3 गया 1 हो गया। ठीक है, तो a हो गया 4, 4 का क्यू होता है 64, b 3 का क्यू होता है 27, 7 4 11 के 1 बाकी 1 6 2 8 1 9, 91 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। The LCM of two number is इतना and SCF is 13. If one number is 169, then the other number is, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, LCM देखो कितना दिया है 4225 इंटू HCF कितना दिया भाई 13। दोनों नंबर में से एक नंबर है 169, तो दूसरा नंबर हम लोग को निकालना है। सॉल्व कर लो यार। 13 से 13 बार में कटा, इसको काटेंगे 13 तिया 39। तो देखो फर्स्ट नंबर 3 तो यही दिख रहा है, बाकी तो है नहीं, तो ये आंसर होगा। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे एंड शेयर करे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।